ओके जी। सो आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, हो रही है। जी सर। ओके। ओके, सो हम जी बेसिकली हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हम प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे थे, एंड वी स्टार्टेड रिगार्डिंग द लीनियर प्रोग्रामिंग एज अ फर्स्ट प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स टेक्निक। सो बेसिकली प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में हम किस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कर रहे होते हैं? हम बेसिकली कोशिश कर रहे होते हैं कि अमंग द मल्टीपल ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस वी हैव टू पिक द बेस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन। कि हमारे पास जो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव चॉइसेस अवेलेबल हैं, उन चॉइसेस में हम किस तरीके से एक बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने लीनियर प्रोग्रामिंग में जब हम फॉर्मुलेट कर रहे थे, सपोज अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल लें कि जी मेरे पास 6 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, और मैं उन 6 प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एक लिमिटेड बजट है, लेट्स से 1 मिलियन रुपीस का बजट है। तो मैं किस प्रोजेक्ट के अंदर कितने पैसे जो है वो इन्वेस्ट करूं कि मेरा रिटर्न जो है वो मुझे मैक्सिमम मिल रहा हो। बट आई हैव जो मेरी सीनियर मैनेजमेंट है उसकी तरफ से एक रेस्ट्रिक्शन है कि हमने इतने पैसे कम अज कम इन प्रोजेक्ट में लाजमन ऐड करने हैं, इतने पैसे हमने इस प्रोजेक्ट में लाजमन इन्वेस्ट करने हैं। सो दैट इज बेसिकली के अंडर सम रिस्ट्रिक्शंस कि हम किस तरीके से एक बेस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने कुछ मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल्स को डिस्कस किया, हमने कुछ जो है वो एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो एग्जांपल्स को डिस्कस किया था, जैसे स्टाफ स्केजुलिंग के पर्सपेक्टिव में हम बात कर लें अगर। इसी तरीके से हमने बात की थी जो है वो डिफरेंट ऑपरेशंस के पर्सपेक्टिव में, कि मुझे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो है वो मैन्युफैक्चर करना है, कौन सी प्रोडक्ट को मैं बनाऊं तो मेरा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। So now we are going to talk about जिसकी हम बात करेंगे, that is basically just a second. Okay. So आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग टॉपिक को ही फिलहाल मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ, बट लीनियर प्रोग्रामिंग का एक स्पेशल टॉपिक है, दैट इज बेसिकली द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। बेसिकली हम अपने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को भी लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली टॉपिक हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग है, बट इस प्रॉब्लम को हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से मुराद क्या है कि आप कहते हो कि मेरे पास एक जो प्लांट है, मुझे अपने प्लांट से मार्केट्स के अंदर प्रोडक्ट्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मैंने अपनी जो टोटल कॉस्ट ऑफ शिपिंग है इसको मिनिमाइज करना है। दैट मीन हम जेनेरिकली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एक सोर्स एंगल होगा और एक डेस्टिनेशन एंगल होगा। जो सोर्स एंगल होता है उसकी हमेशा यहाँ से हम सप्लाई जनरेट कर रहे होते हैं, मीन इसकी कोई ना कोई एक कैपेसिटी होगी, ठीक है, कि हम वेयर हाउस के अंदर इतने प्रोडक्ट ही सेव स्टोर कर सकते हैं या एक प्लांट इतनी प्रोडक्ट ही बना सकता है, ठीक है। वो हमारा सोर्स है। डेस्टिनेशन क्या है? वो मार्केट हो सकती है, वेयर हाउस हो सकता है, या इवन प्लांट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल वेयर हाउस, कि हमने रॉ मटेरियल एक वेयर हाउस में स्टोर करवाया हुआ है और वो हम डिफरेंट प्लांट्स के अंदर उस मटेरियल को जो है वो सेंड कर रहे हैं। तो वी हैव अ सोर्स एंड वी हैव अ डेस्टिनेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके एवरी सोर्स की कोई ना कोई एक कैपेसिटी होगी, इसी तरीके से एवरी डेस्टिनेशन की कोई ना कोई डिमांड होगी। तो हम अपनी उस कैपेसिटी से ज्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकते या कैपेसिटी से ज्यादा सेंड नहीं कर सकते टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन, एंड वी हैव टू फुलफिल द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। वो डेस्टिनेशन मार्केट मीन कस्टमर्स हमारे पास आ जाएंगे, जिसको आप रिटेल स्टोर कह सकते हैं, ठीक है, या हमारे जो है वो कह लें कि वेयर हाउसेज हमारे डेस्टिनेशन हो सकती हैं, या प्लांट्स इटसेल्फ हो सकते हैं। जबकि सोर्सेज प्लांट्स हो सकते हैं, वेयर हाउसेज हो सकते हैं, हमारे सप्लायर्स हो सकते हैं, ठीक है। और हम बेसिकली अपनी प्रोडक्ट को जो है वो शिप कर रहे हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन।
and in every case our ultimate target is कि we want to minimize the shipping cost. ओके अब मैं इस प्रॉब्लम को जो है वो फ्रेम कैसे कर सकता हूँ, मीन इसको मैं ग्राफिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. सो दैट इज सोर्स. सोर्स मेरे पास जैसे अभी हमने प्रीवियसली देखा है, ये प्लांट हो सकता है, ये वेयर हाउस हो सकता है, ठीक है, या हमारा सप्लायर हो सकता है, और दिस इज द डेस्टिनेशन. ठीक है, कि हमें ये जो प्रोडक्ट है वो सेंड कहाँ पे करनी है. सो अगर मेरे पास m सोर्सेज है, ठीक है, एंड वी हैव n डेस्टिनेशन. अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर हम अज्यूम क्या करते हैं कि जितने ही हमारे सोर्सेज हैं, ओके, मसलन लेट से मैं कहता हूँ मेरे पास 10 वेयर हाउसेज हैं, ठीक है, और मेरे पास लेट से 5 जो हैं वो प्लांट्स है जहां पे हमने वो रॉ मटेरियल सेंड करना है. तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो मेरे पास 10 वेयर हाउसेज है, उन 10 के 10 वेयर हाउसेज से हम 5 के 5 प्लांट के ऊपर प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं जी वेयर हाउस 1 से जो है वो डेस्टिनेशन 1 के ऊपर प्रोडक्ट सेंड नहीं कर सकता, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन, मे बी कोई पॉलिटिकल हो या रोड खराब हो या वट जो भी है. सो फिलहाल हम यहाँ पे ये अज्यूम करेंगे कि जितने हमारे सोर्सेज हैं वो 10 अगर लेट से सोर्सेज हैं और 5 डेस्टिनेशन है, तो मैं 10 के 10 सोर्सेज से एवरी सोर्स से एवरी डेस्टिनेशन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को सेंड कर सकता हूँ. सो जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे कि एवरी सोर्स की एक कैपेसिटी होगी या वो एक फिक्स क्वांटिटी जो है वो सप्लाई कर सकता होगा. सो एवरी सोर्स के अगेंस्ट हमारे पास जो सप्लाई है या कैपेसिटी है उसको हमने ए से डिनोट कर दिया, A1 A2, कि सोर्स 1 A1 से ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई नहीं कर सकता. इसी तरीके से एवरी डेस्टिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहा कि उसकी एक डिमांड होगी. सो B1 B2 उसकी डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, अब जब मैं सोर्स 1 से डेस्टिनेशन 1 के ऊपर कोई क्वांटिटी अगर मैं सेंड कर रहा हूँ, तो वो क्वांटिटी क्या है, दैट इज माय डिसीजन वेरिएबल व्हिच इज रिप्रेजेंटेड विद x11. के x11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द अमाउंट व्हिच वी आर ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम सोर्स 1 टू डेस्टिनेशन 1, कि हम सोर्स 1 से कितनी क्वांटिटी सेंड कर रहे हैं टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन 1. ठीक है, सो अगर मैं क्वांटिटी सेंड कर रहा हूं तो ऑब्वियसली उस क्वांटिटी के अगेंस्ट मुझे कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है. सो C11 इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द पर यूनिट कॉस्ट, कि मैं जब सोर्स 1 से डेस्टिनेशन 1 के ऊपर कोई क्वांटिटी सेंड कर रहा हूं तो मुझे पर यूनिट कॉस्ट कितनी बेयर करनी पड़ रही है. ठीक है जी. सो विच मीन कि अगर मैं सोर्स 1 से डेस्टिनेशन 2 के ऊपर सेंड कर रहा हूं, सो आई कैन राइट C12 दैट इज द पर यूनिट कॉस्ट which is a transportation cost from sending the quantity from source 1 to destination 2, and how much quantity I am sending, that is representing with x12. ठीक है, that is the amount of quantity which I am sending from source 1 to destination 2. Similarly अगर मैं m source से send कर रहा हूँ towards 1, तो वो क्या आ जाएगा CM1, ठीक है, एंड क्वांटिटी किससे आ जाएगी XM1. ओके, सो C1 M1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि दैट इज बेसिकली द पर यूनिट कॉस्ट टू सेंडिंग द क्वांटिटी फ्रॉम सोर्स M टू डेस्टिनेशन 1, and how much quantity we are sending, that is equal to XM1. XM1 is representing the amount of quantity which we are sending from source M to destination 1. सो द मेन आइडिया जैसे मैंने को बताया, जैसे ये डायग्राम भी रिप्रेजेंट कर रही है कि फ्रॉम एवरी सोर्स हम एवरी डेस्टिनेशन के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर फर्दर रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है क्या. तो अब मुझे इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो इन जेनेरिक x11 को मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, xij. सो दैट इज आवर डिसीजन वेरिएबल. ठीक है, सो xij क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाउ मच क्वांटिटी वी आर ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम सोर्स i टू डेस्टिनेशन j. ठीक है, जबकि C11 को मैं इन जेनेरिक क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, Cij, दैट इज बेसिक द पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम सोर्स i टू डेस्टिनेशन j. ठीक है, एंड वी हैव m sources, we have n destination. So in order to calculate the, or you can say formulate as a linear programming problem, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मुझे इन तमाम को सम करना है और मुझे इसको मिनिमाइज करना है, क्योंकि ये मेरी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा.
which we can write down over here. ठीक है, मुझे मिनिमाइज करना है किसको, टोटल कॉस्ट को. टोटल कॉस्ट क्या है, आई हैव m सोर्सेज, आई हैव n डेस्टिनेशन. सो सोर्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया i से, डेस्टिनेशन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया विद j से. ठीक है, सो Cij मल्टीप्लाई बाय Xij. सो अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं, सो दैट मीन C1 X C11 X11. That mean source 1 destination 1 per unit cost multiplied by the amount of quantity which we are sending from source 1 to destination 1 plus, अब क्या आ जाएगा, source 1 destination 2, okay, x12, right, plus up to so on, plus source 1 destination n x1n, ओके, प्लस. सो ये हो गया हमारे लिए फर्स्ट सोर्स की टोटल कॉस्ट. इसी तरीके से सेकंड सोर्स के लिए क्या आ जाएगा, C2 डेस्टिनेशन 1 X21 प्लस हमारे पास आ जाएगा जी C22, दैट मीन सोर्स 2 डेस्टिनेशन 2 X22 प्लस up to so on plus C2n, that mean source to destination n x2n and up to so on. अब हम आ जाएंगे लास्ट, हमारा जो सोर्स है वो है m, दैट इज cm डेस्टिनेशन 1 xm1 प्लस अप टू सो ऑन, ये कहां तक हम चले जाएंगे, प्लस cmn xmn. सो अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो मेरे पास ये इतना बड़ा जो है वो मैथ फंक्शन बन रहा है, जिसको हमें मिनिमाइज करना है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम एवरी सोर्स से एवरी डेस्टिनेशन के ऊपर जो है वो टोटल कॉस्ट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं. दैट्स व्हाई वी आर summing with respect to I, with respect to j, and we want to minimize this total cost. और ये टोटल कॉस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टोटल शिपिंग कॉस्ट कह लें या टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम कह लें. ओके, अब हमारे पास दो कंस्ट्रेंट्स आ जाती हैं. दो कंस्ट्रेंट्स कौन सी हैं, जैसे हमने डायग्राम में कहा था कि एवरी सोर्स की कोई ना कोई एक कैपेसिटी है कि वो इससे ज्यादा क्वांटिटी सेंड नहीं कर सकता. तो इट मीन मेरी पहली जो कंस्ट्रेंट होगी दैट वुड बी अगेंस्ट द कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, या इसको हम सप्लाई कंस्ट्रेंट भी कह सकते हैं, कि जो सोर्स आई है, ठीक है, जो सोर्स मेरा आई है वो इससे ज्यादा क्वांटिटी सेंड नहीं कर सकता किसी भी डेस्टिनेशन के ऊपर. मीन ओवरऑल टोटल क्वांटिटी जो सोर्स 1 सेंड कर सकता है वो A1 सेंड कर सकता है. लेट्स से अगर ये 100 है और हम कहते हैं कि जी 50 इधर हमें सेंड करनी है तो 50 इधर. सो जैसे ही हमने सोर्स 1 से 100 सेंड कर दी तो इट मीन इससे ज्यादा मैं सेंड नहीं कर सकता. सो दैट्स व्हाई वी हैव अ कंस्ट्रेंट summation j1 to n xij is less than or equal to si. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी आई आपने j को फुल ओपन करना है. सो मैं अब पहले सोर्स की कंस्ट्रेंट लिख रहा हूँ, मीन मैं इसके अकॉर्डिंगली जो है वो कंस्ट्रेंट जो है वो अगर इसको ओपन करूं तो वो कैसे हम कर सकते हैं. सो लेट मी क्लियर दिस वन. सो इसके लिए अगेंस्ट हमारे पास कंस्ट्रेंट आ जाएगी, दैट इज एक्स आई हमारे पास क्या आएगा 1, क्योंकि एवरी आई के लिए जे ने फुल ओपन होना है. सो जे क्या आ जाएगा 1, ओके. इसी तरीके से आपके पास आ जाएगा प्लस हमारे पास I1 J2 प्लस I1 J3 प्लस अप टू सो ऑन X1N, राइट. सो दिस इज आपके पास क्या आ जाएगा कि अप टू JN तक आ जाएगा, जबकि सोर्स हमारा 1 ही है. इज लेस देन और इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 विच मीन S1. सो दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग. सो यहाँ पे मैं S1 लिख रहा हूँ बट यहाँ पे हम क्या करें A. सो इट्स अप टू यू कि किससे आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग सोर्स 1 की जो मैक्सिमम सप्लाई वो सेंड कर सकता है. इसी तरीके से हम इसको ओपन कर सकते हैं फॉर द सेकंड सोर्स. सो मीन अब I इज इक्वल टू 2 के अगेंस्ट. सो दैट मीन X I is equal to 2, J is equal to 1 plus I is equal to 2, J is equal to 2 plus I is equal to 2, J is equal to 3 plus up to so on I is equal to 2, J is equal to N is less than or equal to S2. So this would be regarding source 2 हमारे पास constraint आ जाएगी.
सो वी कैन कीप ओपनिंग इट अंटिल कहां तक हमने जाना है, हमने m सोर्सेज कवर करनी है, राइट। सो दैट मीन कि मेरे पास ये टोटल कितनी कंस्ट्रेंट्स बनेगी, m कंस्ट्रेंट्स बनेगी। मीन जितनी हमारे सोर्सेज नोड्स होंगी उतनी ही हमारे पास ये कंस्ट्रेंट्स बन जाएंगी। सो m कंस्ट्रेंट्स आ गई सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएंगी, डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या था, डिमांड थी, जिस डिमांड को हमने मीट करना है। सो उसके लिए हम ये हमारे पास आ गई डेस्टिनेशन, या इसको हम डिमांड कंस्ट्रेंट भी कह सकते हैं कि एवरी जे के लिए, ठीक है, आई क्या था सोर्स, ठीक है, इसलिए हमने एवरी आई के लिए ओपन किया। यहाँ पे हमें एवरी जे के लिए ओपन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एवरी डेस्टिनेशन। सो दैट मीन अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो एवरी जे के लिए हमें आई फुल ओपन करना पड़ेगा, जो कि यही शक्ल कुछ बन रही होगी। इसी तरीके से D1 D2 अप टू Dn तक हम जाएंगे। सो ये m कंस्ट्रेंट्स होंगी, ये n कंस्ट्रेंट्स होंगी कि मीन डेस्टिनेशन टोटल कितनी है। ओके, अब क्वेश्चन ये आ जाता है, ऑब्वियसली ये तो हमारे पास आएगा लेस देन और इक्वल टू के, इससे ज्यादा हम सप्लाई नहीं सेंड कर सकते। जबकि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू के, मिनिमम हमने इस डिमांड को लाजमन मीट करना है, या इससे ज्यादा भी हम क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। बट आइडियली क्या होगा कि आइडियली होना ये चाहिए कि जित हमारी सप्लाई भी इक्वल होनी चाहिए और डिमांड भी इक्वल होनी चाहिए। मीन जितनी सप्लाई हम भिजवा रहे हो सारी की सारी कंज्यूम हो रही हो डेस्टिनेशन के ऊपर, ताकि हमारे पास कोई भी इन्वेंट्री जनरेट ना हो। मीन सप्लाई भी हमारे पास कम ना हो रहे, हमारे पास सप्लाई भी उतनी हो जितनी डिमांड रिक्वायर है, आइडियली कंडीशन। एंड इन द एंड वी हैव अ नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। ओके, अब जैसे कि हम कह रहे थे कि इसकी टोटल कंस्ट्रेंट्स कितनी है m, इसकी टोटल कंस्ट्रेंट कितनी है n। सो टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, m प्लस n। मीन अगर सोर्सेज हमारे 10 हैं, okay, if these sources are 10 and these destination are let's say 8 है, तो इट मीन टोटल 18 कंस्ट्रेंट्स बनेगी, 10 सप्लाई की और 8 डिमांड की। सो डिपेंडिंग अपॉन के कितने सोर्सेज हैं, कितने डेस्टिनेशन है। जबकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने आएंगे, एक्स आई जे, आई कितने हैं m, j कितने हैं n, तो दिस शुड बी मल्टीप्लाई m इंटू n। सो 10 अगर लेट से मैं कहूँ कि मेरे पास जो है वो सोर्सेज 10 है और डेस्टिनेशन 8 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 8 इट मीन मेरे 80 डिसीजन वेरिएबल्स होंगे। ओके ओके, अब जैसा कि मैं पहले बात कर रहा था कि इन आइडियल कंडीशन जिसको हम बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं, द सम ऑफ सप्लाई मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ डिमांड। तो जिसको हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा हुआ था और जिसको हमने लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ था, सो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सो दिस वाज रिटन एज लेस देन और इक्वल टू, दिस वाज रिटन एज ग्रेटर देन और इक्वल टू। So in a balanced transportation problem, this would be can be written as equal to। ठीक है, कि हमें अपनी सप्लाई को भी इक्वल रखना है और डिमांड को भी फुलफिल करना है। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करते हैं यूजिंग एग्जांपल। सो अगर यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, इज इट क्लियर रिगार्डिंग हाउ वी कैन फॉर्मुलेट द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम? जी क्लियर? जी सर क्लियर हो। ओके ओके, तो अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि जी हम कह रहे हैं कि पंजाब फ्लोर मिल जो है उसकी 4 ब्रांचेस हैं, ठीक है, और उनके पास 4 वेयर हाउसेज हैं। सो जो ब्रांचेस हैं विच इज देयर प्रोडक्शन प्लांट्स आप उनको कह लें। सो ब्रांच ए जो है वो 35 टन ऑफ फ्लोर जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है मैक्सिमम, बी 50, सी इसी तरीके से डी। जबकि वेयर हाउस जो है वो 70 टन जो है उसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम स्टोर नहीं कर सकते। सो देन इट मीन वेयर हाउस 1 की जो डिमांड है वो 70 टन है, 2 में हम 30 टन स्टोर कर सकते हैं, 75 एंड 55, राइट। सो हमें सप्लाई की भी डाटा गिवन है, डिमांड का डाटा गिवन है, एंड नीचे यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गिवन है कि फ्रॉम मिल ए से जब हम वेयर हाउस 1 के ऊपर क्वांटिटी सेंड करेंगे तो मुझे पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी, मीन पर टन कॉस्ट कितनी आएगी, विच इज अ शिपिंग कॉस्ट, दैट इज 10 रुपीज हम कह रहे हैं कि मुझे आएगी। ओके, पर टन पर किलोमीटर आप इसको कह सकते हो, ठीक है। सो इट्स अप टू यू कि आप उसको किस डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो ए और 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम मिल ए से वेयर हाउस 2 के ऊपर जो है वो क्वांटिटी सेंड कर रहे हैं,
तो 7 रुपीज पर टन हमें कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है एंड सो ऑन। ओके, तो हमें इस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और हम इसको एक्सेल के जरिए सॉल्व करना है। इसका डेटा जो है वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो काइंडली आप जरा इस एक्सेल फाइल को जो है वो ओपन कीजिएगा। ठीक है, इस एक्सेल फाइल को काइंडली जरा आप ओपन कर लीजिएगा। ओके, अब मैंने किया बेसिकली क्या है कि मेरे पास जो है मैंने बेसिकली जो डेटा हमें गिवन था वो मैंने बना लिया इनपुट डेटा। ठीक है, और जो मैं आंसर ले रहा हूँ वो मैंने एक सेपरेट बॉक्स बना लिया एग्जैक्टली इसी तरीके की कॉपी। मैंने किया क्या है, मैंने ये किया है कि जी ब्रांच ए बी सी डी, ठीक है, एंड दिस इज वेयर हाउस, सो दीज आर द सोर्सेज एंड दीज आर द डेस्टिनेशंस। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ विच इज अ पर यूनिट कॉस्ट के ब्रांच ए से वेयर हाउस 1 के ऊपर अगर हम फ्लोर सेंड कर रहे हैं तो हमें पर टन कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है विच इज गिवन इन आवर डेटा सेट, दैट इज 10। ठीक है, इसी तरीके से ब्रांच ए से वेयर हाउस 2 के ऊपर 7, इसी तरीके से 6, सो ये हमें पर यूनिट कॉस्ट गिवन है, तो ये डेटा हमने एज इट इज लिख लिया। So this is C11, this is C12, this is C13, this is C14. So this would be can be written as C21, C22, C23 and so on. ओके, जैसे कि हमने देखा है कि एवरी जो डेस्टिनेशन है उसकी एक डिमांड है। सो वेयर हाउस 1 की डिमांड कितनी है 70, वो हमने एज इट इज लिख लिया। वेयर हाउस 2 की डिमांड कितनी है 30, वो भी हमने एज इट इज लिख लिया। इसी तरीके से 3 और 4 की, इसी तरीके से एवरी ब्रांच की एक सप्लाई है। हमें इसका डाटा गिवन है कि ब्रांच ए मैक्सिमम 35 टन सेंड कर सकती है, ब्रांच बी 50, ब्रांच सी 80 एंड ब्रांच डी 65 हमें सेंड कर सकती है। ओके, अब हमने करना क्या है कि जिस तरीके से ये टेबल हमने क्रिएट किया है, हमने सिमिलर टेबल यहाँ पे ऊपर क्रिएट कर लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन वाला जो टेबल मैंने क्रिएट किया है उसमें मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ मिनिमाइजिंग द टोटल कॉस्ट। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मिनिमाइजिंग द टोटल कॉस्ट मुझे डिसीजन वेरिएबल्स बताने हैं। तो मैंने इस बॉक्स को एज इट इज कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर लिया, और ये जो मेरे पास एम्प्टी सेल्स हैं ये मेरे डिसीजन वेरिएबल, आई मीन दिस इज x11, दिस इज x12, दिस इज x13, दिस इज x14, दिस वुड बी x21, x22, x23 एंड सो ऑन। सो मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं करना ये चाह रहा हूँ जब मुझे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है मैंने 10 को मल्टीप्लाई करना है इस x11 से, 7 को मल्टीप्लाई करना है इस x12 से, 6 को मल्टीप्लाई करना है x13 से, इसी तरीके से 5 को मल्टीप्लाई करवाना है इस सेल से क्योंकि यहाँ पे मेरे पास x23 की क्वांटिटी होगी विच इज C23। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मीन टोटल कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने का विच इज द हमें ये वाला जो फॉर्मूला हमें गिवन था विच इज डबल समेशन Cij Xij, सो वो मैं कैलकुलेट करूंगा यूजिंग द एक्सेल फार्मूला सम प्रोडक्ट, और मैं सम प्रोडक्ट क्या करूंगा these cells मल्टीप्लाई बाय these cells, ठीक है, एंड देन उनको हम जमा कर लेंगे। सो वो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है विच इज इक्वल सम प्रोडक्ट। सो लेट मी राइट डाउन अगेन इक्वल सम प्रोडक्ट, ठीक है, और मैं किसको किससे मल्टीप्लाई करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम selecting the decision variables, okay, and then I am selecting the transportation cost, so bracket close, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास decision variables वो total cost कैलकुलेट होके आ जाएगी, क्योंकि इस वक्त ये empty है तो वो इसलिए हमें वो जीरो शो कर रहा है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे कि ब्रांच ए से मुझे फाइंड आउट करना है वेयर हाउस 1 पे कितनी क्वांटिटी वो सेंड करे। सो जैसे कि हमने कहा ये मेरे डिसीजन वेरिएबल है और एक्सेल सॉल्वर विद द हेल्प ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग हमें वो कैलकुलेट करके बताएगा कि वो क्वांटिटी कितनी है, कि मुझे ब्रांच ए से वेयर हाउस 1 पे कितनी सेंड करनी है, 2 पे कितनी करनी है, 3 पे करनी भी है या नहीं करनी, ठीक है, मीन 0 लेट से आंसर आ जाता है। तो अब हमें करना बताना ये है कि ब्रांच ए मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी सेंड कर सकता है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा सम का फार्मूला लगा दिया इक्वल सम, ठीक है, और इसको हमने सबको जमा करना है बिकॉज मैं कंस्ट्रेंट लगाऊंगा कि
ये जो सम है वो इस 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज ब्रांच ए से हम 35 टन से ज्यादा क्वांटिटी सेंड नहीं कर सकते। इसी तरीके से ब्रांच बी पे भी हमने सेकंड रो को सम कर दिया, ब्रांच सी पे हमने थर्ड रो को सम कर दिया, ब्रांच डी पे हमने फोर्थ रो को सम कर दिया, बिकॉज वी विल अप्लाई द कंस्ट्रेंट कि ये वाला जो ब्रांच है वो इससे ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई नहीं कर सकता। ओके, इसी तरीके से जैसे हमने सप्लाई का किया, अब इसी तरीके से हम जो है वो डिमांड का करेंगे। तो मैंने क्या किया, वेयर हाउस इस कॉलम वाइज जो है वो सम अप्लाई कर दिया कि वेयर हाउस 1 की जो डिमांड होनी चाहिए ये इस चारों कॉलम का सम होनी चाहिए, क्योंकि वेयर हाउस 1 के ऊपर ब्रांच ए से कितनी क्वांटिटी आ रही है, बी से कितनी आ रही है, सी से कितनी आ रही है, डी से कितनी आ रही है, उसका जो सम होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू 70 या इससे ग्रेटर होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आप एग्जैक्टली इक्वल टू कंस्ट्रेंट लगाते हो या ग्रेटर देन और इक्वल टू कंस्ट्रेंट लगाते हो, विच मीन इस सेल को मैं इस सेल से लिंक अप करूंगा, इस तरीके से इस सेल को मैं इस सेल से लिंक अप करूंगा। दिस इज बेसिकली द सम ऑफ द सेकंड कॉलम, और ये क्या है, दैट इज द सम ऑफ द थर्ड कॉलम, ये क्या है, दैट इज द सम ऑफ द फोर्थ कॉलम। ओके, सो वंस जैसे कि आप इस शीट के ऊपर देख सकते हो कि हमने ये फॉर्मूलाज अप्लाई कर दिए यहाँ पे सम वाइज भी, ठीक है जी। इसी तरीके से हमने कॉलम वाइज भी जो है वो सम अप्लाई कर दिए हुए हैं अगर, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेज इज कि अब मुझे इसको सॉल्व करना है। हमने मिनिमम का भी के ऊपर भी सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दिया हुआ है बाय मल्टीप्लाइंग दिस, एंड देन हमने उसको सम भी करना है आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद दिस सेल्स और दीज सेल्स। ओके, सो हाउ वी कैन डू दैट, यहाँ तक क्लियर है जी सबको, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस जी सर। सर। ओके जी सर। ओके, सो अब हमने जी इसको एक्सेल सॉल्वर में करना है, तो हम क्या करेंगे, अगेन वी विल गो टू डेटा एंड वी विल क्लिक ऑन सॉल्वर, एंड एज यू नो दैट जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर आपको सॉल्वर नजर ना आए तो आपने क्या करना है, सो मैं क्विकली बता देता हूँ। आपने जाना है जी फाइल में, ऑप्शंस में, ठीक है, एड-इन्स में, एंड यहाँ पे मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पास एक्सेल एड इन हो, गो पे जाना है आपने, और मेक श्योर कि ये सॉल्वर एड इन के ऊपर चेक हो। अगर ये चेक है तो आपको ये नजर आ रहा होगा, अगर ये आप अनचेक कर दोगे तो ये हमें सॉल्वर नजर नहीं आएगा। ओके, वंस की इस डाटा टैब के अंदर ये सॉल्वर आ गया, नाउ वी विल क्लिक ऑन द सॉल्वर टैब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, अपने सॉल्वर में सेट ऑब्जेक्टिव, मुझे क्या करना है जी, मुझे अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू किस सेल के अंदर मैं स्टोर करवा रहा हूँ उसको सिलेक्ट करना है। तो वो हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। फार्मूला क्या अप्लाई किया हुआ था, इक्वल सम प्रोडक्ट का दीज सेल्स मल्टीप्लाई बाय दीज सेल्स एंड देन सम देम। ओके, तो इसलिए हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है जहां पे हमने इक्वल सम प्रोडक्ट का फार्मूला लगाया था। उसके बाद whether I want to maximize or minimize, so we want to minimize the total transportation cost, mean इस ऑब्जेक्टिव की वैल्यू को मैं मिनिमाइज करना चाह रहा हूँ। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय चेंजिंग सेल मीन मेरे डिसीजन वेरिएबल्स कौन से हैं, वो मेरे ये डिसीजन वेरिएबल्स हैं सारे के सारे, ठीक है, फ्रॉम दिस टू दिस, ये सारे के सारे मेरे डिसीजन वेरिएबल्स हैं। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है जी, हमने जो है वो कंस्ट्रेंट ऐड करनी है। सो सबसे पहले मैं कंस्ट्रेंट जो ऐड कर रहा हूँ वो मैं ऐड कर रहा हूँ डिमांड कंस्ट्रेंट। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दीज ऑल, ठीक है, ये तमाम के तमाम हमने सिलेक्ट कर लिए। दिस सेल्स ओके मस्ट बी इक्वल टू होने चाहिए किसके, इनके। सो दैट बेसिकली मींस कि जब मैंने ये एक कंस्ट्रेंट एक्सेल के अंदर ऐड करूं तो एक्चुअली मैं 4 कंस्ट्रेंट ऐड कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वेयर हाउस 1 की डिमांड जो है वो बराबर होनी चाहिए इस वेयर हाउस 1 की डिमांड के, ये वाली डिमांड बराबर होनी चाहिए इस डिमांड के, ये वाली डिमांड बराबर होनी चाहिए इसके, ये वाली बराबर होनी चाहिए इसके। आप चाहो तो आप सेपरेट सेपरेट भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि तमाम के तमाम मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली इक्वल टू कर रहा हूँ। अगर आप अनबैलेंस्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो यू कैन आल्सो अप्लाई ग्रेटर देन और इक्वल टू, कि जी मिनिमम इतनी लाजमी वो डिमांड जो है वो फुलफिल हो। बहरहाल हम यहाँ पे मैं इक्वल रख रहा हूँ, सो प्रेस ओके कर दिया। सो दिस इज द फर्स्ट कंस्ट्रेंट व्हिच वी हैव एडेड, दैट इज अ डिमांड। अब मुझे सप्लाई कंस्ट्रेंट को ऐड करना है। सो सप्लाई कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है, ये तमाम के तमाम सेल जो है वो लेस देन और इक्वल टू होने चाहिए ये तमाम के तमाम सेल के।
सो इसको चाहो तो अगेन हम 4 डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स ऐड कर सकते हैं। मीन दिस सेल मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू दिस सेल, इसी तरीके से दिस सेल must be less than or equal to this one, which is less than or equal to 50, and then this cell must be less than or equal to this one, this cell must be less than or equal to this one. Okay, but जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था, क्योंकि ये सारे के सारे लेस देन और इक्वल टू हैं, तो इसलिए हम एक ही गो में ऐड कर सकते हैं कि all this must be less than or equal to all this. So once we press OK, ओके सो अब हमने डिमांड कंस्ट्रेंट भी ऐड कर दी है, हमने सप्लाई कंस्ट्रेंट भी ऐड कर दी है, सो हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हो गया है। फर्दर मोर हमने कहा था कि अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की एक और रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि आपके डिसीजन वेरिएबल के आंसर हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, मीन नॉन नेगेटिव आंसर होना चाहिए। सो हमने ये मेक श्योर करना है कि हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है कि आपके डिसीजन वेरिएबल का आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, मीन एक्स आई जे मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए, विच मेक सेंस, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी तो हम सेंड नहीं कर सकते। ओके और सॉल्विंग मेथड, क्योंकि हम लीनियर प्रोग्रामिंग से ही सॉल्व करेंगे, तो दैट्स व्हाई वी विल सिलेक्ट सिंपलेक्स एलपी। सो वंस वी हैव सिलेक्टेड दिस वन, वी विल क्लिक ऑन सॉल्व बटन। सो जैसे मैं सॉल्व और प्रेस ओके करता हूँ, सो एज यू कैन सी दैट कि मेरे पास ये वाले सेल जो है वो फिल हो गए हुए हैं, ये भी फिल हो गए हुए हैं, ठीक है, और ये भी आ गया हुआ है। सो दैट इज इंडिकेटिंग कि मेरे जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी वो 960 मुझे बेयर करनी पड़ेगी। ब्रांच ए से मैं वेयर हाउस 1 के ऊपर कोई क्वांटिटी सेंड नहीं करूंगा, ना 2 पे सेंड करूंगा ना 3 पे। ब्रांच ए से 35 टन हम वेयर हाउस 4 पे सेंड करेंगे और ब्रांच ए की जो टोटल कैपेसिटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। इट मीन ब्रांच ए से हम किसी और वेयर हाउस पे कोई और क्वांटिटी सेंड नहीं करेंगे। ओके ब्रांच बी से वेयर हाउस 3 पे 50, ब्रांच सी से वेयर हाउस 1 के ऊपर 70, ब्रांच सी से वेयर हाउस 2 पे 10, ब्रांच डी से वेयर हाउस 2 पे 20 टन, 3 पे 25 टन, 4 पे 20 टन, इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड एज वेल एज द सप्लाई कंस्ट्रेंट। ठीक है जी, सो दैट मीन अगर आप इसके अलावा कोई और चॉइसेस अडॉप्ट करते हो, लेट से आप कहते हो नहीं जी ब्रांच बी से हम वेयर हाउस 2 के ऊपर 10 टन सेंड करेंगे, तो ऑब्वियसली ये आपकी इस कॉस्ट को इंक्रीज ही करेगा, कम नहीं कर रहा होगा। सो आई होप यू गॉट द आइडिया कि किस तरीके से हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को यूजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोच इन एक्सेल हम सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? जी सर, काइंडली ये सर एक बार दफ़ा चेक करिएगा कि आपने जो गूगल ड्राइव पे शेयर किया वो ये वाली फाइल है, क्योंकि मुझे शो नहीं हो रही वहाँ पे। ओके मैं डोंट वरी रिगार्डिंग द फाइल, वो मैं दोबारा चेक करके अगर ना भी हुई तो मैं शेयर कर लूंगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आई बिलीव। जी सर वो क्लियर है। ओके अब आप लोगों ने करना ये है कि इसी पीपीटी को भी आप डाउनलोड कीजिएगा, ये पीपीटी अवेलेबल है। दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके सो आपने इसका ये नीचे मैंने ग्राफ भी बना दिया हुआ है, तो आप लोगों ने काइंडली जो है वो इस प्रॉब्लम को जो है वो यूजिंग एक्सेल सॉल्वर जो है वो सॉल्व करना है, राइट? ओके जी सर। ओके अब हम आ जाते हैं जी टूवर्ड्स इंटीजर प्रोग्रामिंग। ओके अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो हम पढ़ रहे थे टॉपिक, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्योर इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है। इफ यू रिमेम्बर जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे, ओके अगर मैं उसकी पीपीटी ओपन करूँ तो उसमें हम एक assumption डिस्कस कर रहे थे, that is a divisibility। और डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपके जो डिसीजन वेरिएबल्स के आंसर हैं वो फ्रैक्शन में आ सकते हैं, मीन नॉन इंटीजर्स आंसर आ सकते हैं। ओके लाइक सच एज 3.4, 4.1। जैसे मैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, वो कहता है कि आपने 50.2 टन जो है वो ब्रांच ए से वेयर हाउस 1 पे सेंड करने हैं, जबकि 60.8 जो है वो ब्रांच ए से वेयर हाउस व्हाटएवर क्वांटिटी सेंड करनी है। तो मीन लीनियर प्रोग्रामिंग में आपके डिसीजन वेरिएबल का आंसर फ्रैक्शन में आ सकता है। ओके अब मैं किस तरीके से अपने किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को इंटीजर प्रोग्रामिंग मॉडल में कन्वर्ट कर सकता हूं, अगर मैं अपने इस लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल के अंदर एक एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन लगा दूं, जहां पे हमने
नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट लगाई हुई है कि आपका डिसीजन वेरिएबल मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि आपका डिसीजन वेरिएबल का आंसर फ्रैक्शन में हो सकता है। तो मुझे इसको इंटीजर प्रोग्रामिंग बनाने के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, एंड xi मस्ट बी इंटीजर होना चाहिए। सो दैट मीन जैसे मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन लगाता हूँ कि xi मस्ट बी इंटीजर होना चाहिए, तो ये मॉडल लीनियर प्रोग्रामिंग के बजाय इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बन जाएगा। और इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल का क्या मतलब है कि आपके डिसीजन वेरिएबल के आंसर फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, इट शुड बी whole number, right? Such as 2, 3, 4, 50, 60, like that. So अब अगर मुझे प्योर इंटीजर प्रोग्रामिंग की सेंस के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इन एक्सेल, तो वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर आप देखो आपका बाकी जो मॉडल को फॉर्मुलेट करने का तरीकाकार है वो सेम वही रहेगा। मीन आपके डिसीजन वेरिएबल्स होंगे, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, आपकी कंस्ट्रेंट्स होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन ये आ जाएगी कि आपका जो डिसीजन वेरिएबल है दैट मस्ट बी इंटीजर होना चाहिए। सो ये जो मैं एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, बेसिकली हम दो तरह की प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनके अगेंस्ट हमें प्रोडक्ट ए के अगेंस्ट जो है वो $7 प्रॉफिट हो रहा है, और द सेकंड प्रोडक्ट के अगेंस्ट विच इज बेसिकली सीलिंग फैन, उसके अगेंस्ट हमें $6 प्रॉफिट हो रहा है। और हमारे पास दो बेसिकली कंस्ट्रेंट है, एक वायरिंग आर कंस्ट्रेंट्स हैं और एक असेंबली आर कंस्ट्रेंट है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को आपने जो सॉल्व करना है वो एज अ प्योर इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग के तौर पर सॉल्व करना है। सो जब मैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से मैथमेटिकल मॉडल बनाया तो मैंने देखा मेरे दो डिसीजन वेरिएबल्स हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, वांट टू मैक्सिमाइज दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मेरी ये कंस्ट्रेंट है, एक वायरिंग कंस्ट्रेंट है और एक असेंबली कंस्ट्रेंट है, एंड ऑब्वियसली दीज टू डिसीजन वेरिएबल मस्ट बी पॉजिटिव होने चाहिए एंड इंटीजर होने चाहिए, बिकॉज आई वांट टू सॉल्व एज अ प्योर इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके, सो दैट मीन कि मेरा x1 डिसीजन वेरिएबल का आंसर भी इंटीजर होना चाहिए और x2 का भी होना चाहिए। और इसके लिए जो शीट है वो मैं वही उसी तरीके की डिजाइन की है जैसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए कर रहे थे, कि ये मेरे डिसीजन वेरिएबल्स हैं और इनके आंसर मीन दिस इज x1, दिस इज x2, और इनके आंसर मैं यहाँ पे स्टोर करवाना चाहता हूँ। सो ओवर हियर आई वांट टू स्टोर द वैल्यू ऑफ x1, ओवर हियर आई वांट टू स्टोर द वैल्यू ऑफ x2। okay, and my profit is against x1 is $7 and my profit against x2 is $6। so अब मेरे पास जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट आ रही है, द लिमिटेशन इज रिगार्डिंग द वायरिंग आर, कि प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए मुझे 2 आर ऑफ वायरिंग चाहिए और मेरी एक प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए विच इज अ सीलिंग फैन बनाने के लिए मुझे 3 घंटे चाहिए, जबकि टोटल वायरिंग आर हमारे पास है 12। तो हमने क्या कर दिया, 2 into x1, 3 into x2, so ये this is the coefficient 3, ठीक है। इस कॉलम को हमने अगेन उसी तरीके से एम्प्टी छोड़ दिया, इसको भी एम्प्टी छोड़ दिया, एंड दिस इज 12। इसी तरीके से सेकंड 6, 5 और ये 30 आ गया। और यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, वही जो हम लीनियर प्रोग्रामिंग में लगा रहे थे, इक्वल सम प्रोडक्ट दीज सेल्स, जिनको हमने एब्सोल्यूट सेल बना देना है, मीन फिक्स कर देना है, क्योंकि इन सेल्स को हम चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि मुझे इन सेल्स को इन दोनों सेल्स को जो है वो मल्टीप्लाई इसी से करके अपनी ये टोटल वाली क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पे वो इक्वल सम प्रोडक्ट का फार्मूला लगा दिया। आई बिलीव ये आप लोगों को क्लियर है, क्योंकि ये हमने लीनियर प्रोग्रामिंग में भी डिस्कस किया हुआ है। अगर कहते हो तो मैं दोबारा से बोल देता हूँ, मैं इस फार्मूला को दोबारा से लिख देता हूँ। लाइक मुझे टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, सो टोटल प्रॉफिट का फार्मूला क्या आ जाएगा जी, इक्वल सम प्रोडक्ट। ओके, सो किसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, सो दीज आर द डिसीजन वेरिएबल, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि ये फिक्स हो जाए, ओके, बिकॉज मैं इनको फ्रीज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही वाला फार्मूला मुझे रिपीट करना है फॉर टू फाइंड आउट द वायरिंग क्वांटिटी एज वेल एज असेंबली, कि मैं टोटल आउट ऑफ 12 एंड आउट ऑफ 30 कितने आवर्स यूज कर रहा हूँ। और मुझे इस प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है विद पर यूनिट प्रॉफिट क्वांटिटी। सो ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस एंटर।
इसी तरीके से इसके लिए हमने वो फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली आफ्टर अप्लाइंग ओवर हियर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ और इनके कलर में दोबारा से व्हाइट कर रहा हूँ, राइट। सो वंस वी हैव अप्लाइड दीज फार्मूलाज, अब हमने आना है जी सॉल्वर में एग्जैक्टली उसी तरीके से, ठीक है। सो द एक्स्ट्रा मेन जो हमने काम करना है, बाकी तो कंस्ट्रेंट्स ऐसे ही ऐड होंगी। हमारा मेन कंसर्न ये है कि इनके आंसर जो है वो इंटीजर होने चाहिए। तो वो हम सॉल्व कैसे करेंगे, वी विल गो टू डेटा, वी विल क्लिक ऑन सॉल्वर, ठीक है। अगर मैं दोबारा से इसको सॉल्व करूं, सो अब मेरे पास क्या, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज आई वांट टू मैक्सिमाइज दिस प्रॉफिट वैल्यू। मैं मैक्सिमाइज करना चाह रहा हूं, मेरे डिसीजन वेरिएबल कौन से हैं, ये दो सेल, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2। नाउ आई वांट टू ऐड द कंस्ट्रेंट। द फर्स्ट इज के दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू दिस होना चाहिए एंड दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू दिस होना चाहिए। सो एज वी नो दैट क्योंकि दोनों के दोनों लेस देन है, तो हम एक ही गो में दोनों की दोनों कंस्ट्रेंट्स ऐड कर सकते हैं। मीन ये दोनों सेल जो है वो लेस देन और इक्वल टू होने चाहिए किन के, इन दोनों सेल से, राइट। सो कंस्ट्रेंट नंबर 1 हमने ऐड कर, सो बेसिकली ये कंस्ट्रेंट 1 ऐड का करने का मतलब क्या है कि हमने दोनों की दोनों हमारी कंस्ट्रेंट्स ऐड कर दी। सेकंड कंस्ट्रेंट अब हमें जो ऐड करनी पड़ेगी वो जो इंटीजर वाली है कि मेरे डिसीजन वेरिएबल्स के आंसर जो है वो इंटीजर होने चाहिए। तो वो मैं कैसे ऐड करूंगा, सेल रेफरेंस में यहाँ पे मैं अपने डिसीजन वेरिएबल वाले सेल सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, इंट को सिलेक्ट कर लूंगा। इंट का क्या मतलब है, इंटीजर। सो इंट जैसे राइट साइड पे क्या आ गया, इंटीजर। सो इसका मतलब है कि एक्सेल अब ये अंडरस्टैंड करेगा कि मुझे इनके आंसर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं निकालने बल्कि इंटीजर निकालने। मीन इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द लीनियर प्रोग्रामिंग आई हैव टू सॉल्व इट एज अ इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सो वंस वी प्रेस ओके, ओके, सो हमने इंटीजर वाली रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी और ये हमने नॉन नेगेटिविटी वाली रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी है। सॉल्विंग मेथड हमारा वही सिंपलेक्स एलपी आ जाएगा। और जब भी हम इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने एक और चीज को चेक करना है, मेक श्योर करना है आफ्टर क्लिकिंग ऑन द ऑप्शंस बटन कि आपका यहाँ पे जो है वो चेक ना लिखा हो, मीन इसको क्लिक ना हो। क्योंकि अगर यहाँ पे क्लिक होगा तो इसका क्या मतलब है, वो कह रहा है इग्नोर इंटीजर कंस्ट्रेंट। मीन अगर मैंने कोई इंटीजर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है तो एक्सेल उसको इग्नोर कर दे। तो हम उसको इग्नोर नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि वो इंटीजर कंस्ट्रेंट को कंसिडर करे। तो आपने इसको अनचेक करना है, ठीक है, ये मेक श्योर करना है। ओके, अब यहाँ पे क्या है जी, प्रेस ओके एंड देन वी विल क्लिक ऑन सॉल्व बटन। सो जैसे ही हम सॉल्व पे करेंगे, एक और चीज भी याद रखिएगा कि इंटीजर प्रोग्रामिंग में हमारे पास सिर्फ आंसर रिपोर्ट आती है। इंटीजर प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास कभी भी सेंसिटिविटी नहीं हो सकती क्योंकि वो फ्रैक्शन के पर्सपेक्टिव में होती है। सो बहरहाल वो हमें इंटीजर प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि वी शुड प्रोड्यूस x1 is equal to 5, x2 is equal to 0 and our profit is 35 and the answer report is also saying this one कि मेरा profit 35 है। how much quantity I should produce, how much quantity I should produce of the x2 and the variable जब हम linear programming solve करते थे तो यहाँ पे लिखा आता था continuous, mean continue, ठीक है। so यहाँ पे क्या रहा है, integer, which mean x1 is integer, x2 is also integer. The first constraint is a non-binding constraint, which mean हमने wiring R जो total 12 थे वो हमने 12 के 12 यूज नहीं किए, out of that हमने सिर्फ 10 यूज किए। इट मीन 2 अभी भी वायरिंग आर हमारे पास जो है वो एज अ स्लैक या अनयूज रिसोर्स के तौर पर पड़े हुए हैं आफ्टर फाइंडिंग दिस ऑप्टिमम सोल्यूशन। जबकि जो असेंबली आर है वो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है। इट मीन जितने असेंबली आर अवेलेबल थे वो सारे के सारे हमने इस्तेमाल कर लिए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दीज टू प्रोडक्ट्स। सो आई होप इट इज क्लियर ऑल्सो, ठीक है, how we can solve a linear programming problem, how we can solve the transportation problem, and then how we can solve the pure integer linear programming problem. Is it clear? जी सर, हो गया। Yes, sir. Okay, so फिलहाल मैं जो है वो यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ।